अच्छा, नॉर्मली हमारे ना नमल के अंदर प्रैक्टिस ये होती है कि जब आप लोग सेमेस्टर की शुरुआत करते हैं तो आपको एक फ़ाइल मिलती है। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि सेमेस्टर में हम लोगों का ऑलरेडी टीचर्स का अभी तक क्लियर नहीं हो रहा, तो हम लोगों ने अभी तक इसलिए आपको फ़ाइल नहीं दी। नॉर्मली जब आपका सेमेस्टर ख़त्म होगा तो आपको एक कोर्स फाइल सबमिट करानी होगी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स को। ठीक है, वो फ़ाइल आप जमा करवाएंगे तब आपका वो सेमेस्टर क्लोज कंसिडर होगा। ये फाइल्स जो हैं वो आरटी साहब के सामने पेश की जाती हैं और फिर वो उसको खुद चेक करके आपको तब्दीली करने का भी लाजमी बोलेंगे। बहरहाल इसमें होता क्या क्या मैं आप लोगों को बताता चलूँ। इसमें आपका एक टाइटल पेज होता है, ये टाइटल पेज आपको मिल जाएगा, चीज़ें आपने कुछ चेंज करनी है। ठीक है, इसमें से भी अभी ने कुछ चीज़ें चेंज की हैं। अभी हम लोग फाइल कंटेंट्स के ऊपर आते हैं ताकि हम उसको डिस्कस करें। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास कोर्स फाइल चेकलिस्ट आएगी जो ऑलरेडी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा, ये भी ऑलरेडी आप लोगों को मिला होगा, सिर्फ इसके सिग्नेचर रह जाते हैं जो हम एंड पे करते हैं। तीसरे नंबर पे सेमेस्टर कैलेंडर, ये भी आप लोगों को मिल जाएगा, सेमेस्टर कैलेंडर जो हमारा नमल का होता है। उसके बाद सेमेस्टर टाइम टेबल, ये टाइम टेबल वो टाइम टेबल है जो अभी तक आप लोग यूज़ कर रहे हो, वो वाला नहीं लगाएंगे। एक टाइम टेबल हम लोग आप लोगों को खुद देंगे, वो टाइम टेबल आपने उस कोर्स फाइल में लगाना है। वो भी आप लोगों को इकट्ठे हम लोग प्रिंट निकाल देंगे 15-20, तो सारे टीचर्स एक एक करके वो हमसे रिसीव कर लेंगे। उसके बाद मार्क्स ग्रेडिंग स्कीम है, ये भी हमारे पास ऑलरेडी पेज होता है, प्रिंटेड होगा, आपको हमसे मिल जाएगा। उसके बाद कोर्स आउटलाइन आप लोगों के साथ भी शेयर की हुई है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास ना भी हुई तो वो जो फाइल आपको हम देंगे उसके अंदर ऑलरेडी कोर्स आउटलाइन भी लगी हुई होगी। उसके बाद आगे लिखा हुआ कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी जो आपको कोर्स फाइल आपको देंगे या आप लोगों की जो कोर्स आउटलाइन है उसके अंदर ये ऑलरेडी मेंशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाटाबेस के ये मैंने आपको कोर्स आउटलाइन दिखा रहा हूँ, तो उसमें CLO1 CLO2 CLO3 मेंशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा लगेगा इसमें वीकली लेक्चर प्लान। आप लोगों को जो हम लोगों ने एक्सेल शीट दी हुई है उसका एक टैब है लेक्चर लॉग्स के नाम से, जहाँ पे हम ये लिखते होते हैं कि किस तारीख को हमने क्या पढ़ाया था। सेमेस्टर के एंड पे हम उसका प्रिंट निकालते होते हैं और यहाँ पे लगाते होते हैं। ये इसी सीक्वेंस के हिसाब से बनती है फाइल। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है डिटेल्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, आपने जो सब्जेक्ट पढ़ाया उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करवाई है आपने, उसके बारे में आप डिटेल लिखते हैं। अगर जगाड़ी काम हम आपको बोलें तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप ChatGPT को बताते हो कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और मैंने ये जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ किया, वो आपको खुद जनरेट करके आंसर देते था, आपने कॉपी पेस्ट करना होता है उसको। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है ये लेक्चर नोट्स, क्योंकि डिज़ाइन स्किल्स एंड टेक्निक्स प्रैक्टिस भी उसी में ही आता है, उसी शीट के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लेक्चर नोट्स। आपका जो लेक्चर नंबर 1 होगा या जौन सा लेक्चर आपको लगता है कि बेस्ट है, जिसकी स्लाइड्स या नोट्स आपको एज अ सैम्पल प्रिंट करके इसके अंदर लगाना है। आप एक पेज के अंदर 6 स्लाइड्स भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी, अगर आप नोट्स ऐड करते हो पहले लेक्चर के वो ऐड कर दो, बेहतर है कि आप पहला लेक्चर करो, क्योंकि अगर कोई खोल ले तो उसको डिफेंड करना आसान हो जाता है। ठीक है, या वो लेक्चर आप लोग ऐड कर लो जिसको आप इजीली डिफेंड कर सकते हो, क्योंकि अगर किसी की नज़र पड़ जाती है विजिट के दौरान तो वो पूछेंगे अजय जी आपने क्या पढ़ाया है, ये क्या लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा बहुत आपको पता हो इस चीज़ के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट जो है आप लोग देखेंगे लिखा हुआ क्विज़ेस, सबसे कोर्स फाइल के अंदर लगेंगे इसी सीट। हाँ जी, नहीं मैंने कहा कोई भी एक लेक्चर एज अ सैम्पल। फॉर एग्जांपल अगर मैं 28 लेक्चर ले रहा हूँ कि मैं मरी मुझे क्यों उठा रही हूँ बार बार, अच्छा सॉरी, मैं इसको कर दूंगा, वो मुझे आती है इतनी एडिटिंग। ठीक है, तो जो हमारी कोर्स फाइल होगी, जैसे मैं फॉर एग्जांपल हमेशा लेक्चर नंबर 1 लगाता हूँ। ठीक है, तो वो एक पेज के ऊपर हम 6 अगर स्लाइडें प्रिंट कर देते हैं तो मैं से 4 या 5 में हो जाता है ना, मुझे सीरियसली। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हम लोग करेंगे क्विज नंबर 1। क्विज नंबर 1 का क्वेश्चन पेपर लगेगा, उसका मॉडल सोल्यूशन लगेगा, उसके अंदर फिर बेस्ट एवरेज बस्ट। अब हम लोग बेस्ट एवरेज बस्ट नहीं यूज़ करते, एंड से कहता है कि मिन मैक्स और एवरेज लफ्ज यूज़ करते होते हैं। ठीक है, हमने वो सीक्वेंस लब वाइज लगाना है। सबसे पहले हम उसका क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, यानी हम लोगों ने क्विज दिया क्या था बच्चे को, फिर हमें उसका एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। सबसे अच्छा तरीका ये कि ChatGPT पे डाल के उससे पूछ लें, वो आपको आंसर दे दें तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद आप उसका सबसे बेस्ट बच्चे की असाइनमेंट है वो लगाएंगे, एवरेज की और वर्स्ट की। फिर आप लोगों को ऐसी भी केस मिलेगा जहाँ पे सारे बच्चों की बेस्ट होगी, तो फिर आप वर्स्ट और एवरेज नहीं डालेंगे, आप बेस्ट वाली डाल के हाल ही इस पर लिख देंगे कि इसमें वर्स्ट और एवरेज है ही नहीं है। सर एक अगर आप एक डाटा बेस पढ़ा रहे हैं, उसमें से जो आपकी क्विज नंबर 1 है जो सारे बच्चों का, उसमें से जो बेस्ट एक क्विज होगा तो इसका एवरेज इतना तो नहीं है सर। अब इसी तरह आप लोगों का क्विज नंबर 2 जो है उसका भी इस तरह क्वेश्चन पेपर लगेगा, उसका मॉडल सोल्यूशन लगेगा, बेस्ट एवरेज बस। इसी तरह यहाँ पे क्विज नंबर 3 भी होगा, ये पुरानी शीट है। क्विज नंबर 3 भी है,
उसका भी मॉडल सोल्यूशन लगेगा, बेस्ट एवरेज बस लगेगा। 3 क्विज और 3 असाइनमेंट का मैंडेटरी है आपके। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे असाइनमेंट नंबर 1 भी, असाइनमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन पेपर, उसका मॉडल सोल्यूशन बेस्ट एवरेज बस। असाइनमेंट नंबर 2 मॉडल सोल्यूशन बेस्ट एवरेज बस। वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो अभी इसके हम बात करते हैं। जो हम क्वेश्चन पेपर की बात करें ना, वो क्वेश्चन पेपर ये है, ये क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट का क्विज का भी मैंने, हाँ जी। अब है रे कुछ, आपने बच्चों को नहीं देने क्वेश्चन पेपर, ये सिर्फ आपकी फाइल के लिए शीट लगेगी। अगर आपको बहुत दिन है, आप लोग प्लीज़ बिस्मिल्लाह में इसलिए तो सुनो, अगर आप लोगों को बहुत शौक है बिस्मिल्लाह प्रिंट करके दें बच्चों को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसके अंदर अटेंडेंस शीट लगेगी आपकी। अटेंडेंस शीट वो जो आपकी एक्सेल शीट है उसको आप प्रिंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ लेक्चर इम्प्लीमेंटेशन शीट। अच्छा, एक होती है ये जो आप लोग ऊपर देख रहे हो ना, लिखा हुआ था वीकली लेक्चर प्लान, ये ऑलरेडी आपकी कोर्स आउटलाइन के अंदर गिवन है, आप लोगों को लिखने का लिखा हुआ है वीक 1 में ये पढ़ाना है, 2 में ये पढ़ाना है। लेक्चर इम्प्लीमेंटेशन शीट में आप ये लिखते हो कि आपने किस दिन क्या पढ़ाया, यानी वो जो लेक्चर लॉग्स वाला टैब है, ठीक है। मैम अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सीधा पढ़ाने देना, ठीक है। हाँ, उसके बाद डेट शीट आती है, मिड टर्म की डेट शीट, मिड टर्म की डेट शीट आएगी और एंड टर्म की डेट शीट आएगी। मिड टर्म की डेट शीट भी आप लोगों को मिल जाएगी जैसी आएगी, एंड टर्म की डेट शीट भी जैसी आएगी आप लोगों को मिल जाएगी। CS वाले मुझसे लेंगे और SC वाले असद नवाज साहब से लेंगे, मुझे पता है इसलिए NC आ रही है, अभी आपको पता है ये काम रियल कितना है। अच्छा, उसके बाद आप 17 नंबर पे देखेंगे क्वेश्चन पेपर है, मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर है, अगेन उसका मॉडल सोल्यूशन है बेस्ट एवरेज बेस्ट। इसी तरह एंड टर्म का पेपर जो इस्लामाबाद कैंपस बनाकर भेजेगा उसका मॉडल सोल्यूशन आप लोग खुद बनाएंगे और उसका भी बेस्ट एवरेज बस लगेगा। थैंक्स टू चैट GPT ये भी मसला आसान हो गया, आप क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करो तो वो आपको आंसर दे देता है, ठीक है। रिजल्ट्स में ये देखेंगे क्विज, असाइनमेंट, मिड टर्म, टर्मिनल और फाइनल लिखा हुआ है। आपको ये कोई एक टैब के अंदर वो जो आपकी आखिरी शीट बनी आ रही है ना, फाइनल शीट एक्सेल जो मैंने आपको दी हुई है, वो आप प्रिंट लगाएंगे तो ये सारा उसके अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आउटकम असेसमेंट जो होती है, ये वो होती है जो आपका OBE बनता है। आउटकम असेसमेंट जो होता है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसके पहले वाला आप लोग उधर से देख लीजिएगा, ठीक है। आउटकम असेसमेंट जो होता है ये बेसिकली आपकी OBE शीट होती है जो एंड पे बनती है आपकी जाके, जो आपका टैब आप देख रहे हैं ना, उसके फाइनल शीट के बाद एक OBE शीट भी बनी है, उसको प्रिंट करना होता है। उसके बाद जो 20 नंबर पे कंप्लीट एनालिसिस ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कोर्स एंड लेवल ऑफ स्किल, ये अभी हम लोग रहने देते हैं क्योंकि जब हमारे PLOs पूरे होंगे तब जाके हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। और इसके लिए हम एक फ़ाइल ही अलग बनाएंगे जिसके अंदर हम उसकी इफेक्टिवनेस चेक करेंगे कि एक PLO की जितने भी सब्जेक्ट्स के साथ मैपिंग थी वो सारी मुकम्मल हुई है या नहीं हुई। तो ये बेसिकली क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। आपने कोर्स कोड लिखना है, कोर्स टाइटल लिखना है, सबमिशन यानी किस दिन बच्चों ने सबमिट कराना है, किस टाइम पे सबमिट कराना है बच्चे ने, नाम क्या था इंस्ट्रक्टर का, टोटल मार्क्स 10 ही होंगे, 10 से ऊपर हो नहीं सकते, ठीक है। क्लास का सेशन क्या था, सेमेस्टर कौन सा था उसका, ठीक है। ये चीज़ें आप मेंशन करेंगे। नीचे आप यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन जो आप लिखना है वो, इसकी मार्क्स कितने हैं, CLO PLO भी हम बाद में देखते हैं और BTL क्या है ये अभी हम लास्ट पे देखते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया आप लोगों को कि आपकी कोई भी क्विज़ और कोई भी असाइनमेंट 10-10 नंबरों की होगी, 3 क्विज़ 3 असाइनमेंट आप लोगों के हो जाएंगे। उसके वो शीट में ऑटोमेटिकली वो एवरेज कैलकुलेट कर देता है, ये तो मैंने आपको लास्ट बार भी बताया था। लैब का एंड पे करते हैं क्योंकि वो से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं CLO के ऊपर। आपका जितनी भी आउटलाइंस है ना जो स्पेशली CS या SC में आप लोगों को गिवन है, उसमें आपको ये सेक्शन लाजमी गिवन होगा कि इस कोर्स को पढ़ाने के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप CLO 1 देखेंगे तो लिखा हुआ है एक्सप्लेन फंडामेंटल डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आप पहला क्विज लेंगे ना वो इससे रेलिवेंट होना चाहिए CLO 1 से, ठीक है। अब नॉर्मली पहले मैं दूसरा CLO 2 जो है वो डिज़ाइन कॉन्सेप्शनल लॉजिकल फिजिकल डाटाबेस स्कीमास हैं। इस तरह CLO 3 देखेंगे तो आइडेंटिफाई फंडामेंटल डिपेंडेंसीज, और ये है जो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले लोग हैं ना उनके ना यहाँ पर साथ मेंशन है कि कौन सा वीक किस CLO के साथ है, लेकिन CS वालों को ये चीज़ खुद एनालाइज करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर CLO मेंशन नहीं है। तो नॉर्मली ये होता है कि जो पहले 4 या 5 हफ्ते होते हैं वो CLO 1 के होते हैं, उसके बाद जो 4-5 हफ्ते वो CLO 2 के होते हैं और आखिरी जो 4-5 हफ्ते होते हैं वो CLO 3 के लिए होते हैं। इसी तरह ये कोर्स मुकम्मल होता है पूरा। तो इसी तरह अभी आप लोगों ने एक क्विज ले लिया होगा सारों ने, तो जाहिर सी बात है वो इनिशियली आपने किसी चीज़ से लिया है, टॉपिक से लिया है। ऐसा तो नहीं है कि आप वीक 7 वीक 8 पे जाके आप किसी टॉपिक का क्विज ले रहे हैं।
तो वो इसी वजह से है क्योंकि वो आपने CLO1 से लिया है। इसी तरह जो आप दूसरा क्विज़ लेंगे वो CLO2 से लेंगे, और तीसरा क्विज़ जो लेंगे वो आप CLO3 से लेंगे। असाइनमेंट नंबर 1 भी CLO1, असाइनमेंट नंबर 2 CLO2 से, और असाइनमेंट नंबर 3 जो है वो CLO3 से होगी। सब होंगे 10-10 नंबरों के, ठीक है। अब इसके अंदर जो एक ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है वो ये है कि फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि जी मैं CLO1 से मिड टर्म में कोई क्वेश्चन डाल रहा हूँ, या मिसाल के तौर पर मैं CLO1 से कोई असाइनमेंट का क्वेश्चन बना रहा हूँ, या CLO1 से मैं असाइनमेंट नंबर 1 क्विज़ का कोई क्वेश्चन डाल रहा हूँ। अब आप लोग देखें CLO1 के आगे क्या लिखा हुआ है, डोमेन क्या लिखी हुई है, सी का मतलब होता है कॉग्निटिव डोमेन होगी इसकी, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन के बाद आगे देखें क्या लिखा हुआ है, BT लेवल क्या लिखा हुआ है, ब्लूम टैक्सोनॉमी लेवल C2, यानी कॉग्निटिव डोमेन का लेवल 2 होगा, जिसका नाम क्या है, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। अब आप लोग अगर अपनी असाइनमेंट पे आएंगे, यहाँ पे मार्क्स तो चले सपोज करें हम लोगों ने लिख दिए 10, फॉर एग्जांपल मैं CLO1 के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मार्क्स सपोज करें 5 कर सकता हूँ या 10 कर सकता हूँ, मैक्सिमम मैं 10 ही कर सकता हूँ ना, यहाँ पे 10 लिखा है। CLO मेरा कौन सा चल रहा था, पहला CLO चल रहा था, ये बात है। उसके बाद मुझे बताएं PLO क्या लिखा हुआ है इसके आगे, CLO1 के आगे 2, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, जाके बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखें BTL लेवल क्या लिखा हुआ था वहाँ पे CLO1 का, C2, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जाके लिख देंगे C2। अच्छा, अब हमने ये लिख तो दिया है, लेकिन C2 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने कॉग्निटिव डोमेन के लेवल 2 का कोई क्वेश्चन डालना है। क्वेश्चन आप बनाएंगे उसी में से, लेकिन क्वेश्चन देंगे इस तरीके से वो लेवल 2 का होगा। अब कॉग्निटिव डोमेन लेवल 2 क्या चीज़ है, ये हम आपको 3 तस्वीरें शेयर करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अफेक्टिव है, कॉग्निटिव है और साइकोमोटर है, ठीक है। मैं चूँकि कॉग्निटिव की बात हो रही है, मैं कॉग्निटिव ओपन कर रहा हूँ। अगर आप कॉग्निटिव को गौर करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स हैं, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ठीक है। ये लेवल 1 है, 2, 3, 4, 5 और 6 लेवल्स हैं इसके। अभी मेरा बताएं क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा था, C2 से, उसके नीचे लिखा हुआ भी है कि वो क्या है, कॉम्प्रीहेंशन है। इसका मतलब ये है कि जब आप पेपर में, असाइनमेंट में या क्विज़ के अंदर कोई क्वेश्चन डालेंगे, उसमें से एक ये कीवर्ड यूज़ होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि C2 का मतलब ये है कि नॉर्मली कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, आपको देख लग रहा होगा डिस्क्राइब, डिस्कस, एक्सप्लेन, लोकेट, पैराफ्रेज, गिव और ट्रांसलेट है। अगर हम इसका जगाड़ी काम देखें तो जगाड़ी काम ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपने क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिया है कि मुझे ये क्वेश्चन देना है बच्चे को असाइनमेंट में, आप चैट GPT के पास जाओ, हम लोग तो बार्ड या जैस्पर AI यूज़ करते होते हैं, लेकिन चैट GPT भी कर देता है। आप चैट GPT में अपना क्वेश्चन लिखो, उसको बोलो कि कन्वर्ट कर दो इसको कॉग्निटिव डोमेन लेवल 2 के हिसाब से, उस क्वेश्चन की सिंटैक्स को चेंज करके वो आपको C2 के हिसाब से करके दे देता है। उसमें जो कीवर्ड है आप उसको हाईलाइट कर दो, क्योंकि अगर विजिट होता है वो पूछ सकते हैं कि अच्छा जी ये आपने C2 का दिया तो मुझे बताएं इसमें कौन सा कीवर्ड है। तो जब आप उसमें इसमें से कोई वर्ड होगा, डिस्क्राइब, डिस्कस, एक्सप्लेन, लोकेट, पैराफ्रेज, गिव एग्जांपल या ट्रांसलेट है। अगर कोई वर्ड यूज़ हुआ तो उसको बोल्ड कर देंगे, तो जब आपका विजिट होगा वो पूछेंगे आपसे कि ये C2 तो आप कह रहे हैं मैंने यूज़ किया, मुझे बताएं किस तरह यूज़ किया, तो आप बताएंगे ये देखिए हमने कीवर्ड यूज़ किया हुआ है इसका। अगर आपको ज़बानी याद रह जाता है ऐसे ही देखे, फिर आपको उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम क्वेश्चन के अंदर उसको हाईलाइट करके रखते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई है। मोस्टली जो अलाइड टीचर्स हैं उनका हमेशा होता ही सी से, कभी भी इफेक्टिव और साइकोमोटर जो है वो कोर जो सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस के सीनियर सेमेस्टर्स के, वो उनके जाते होते हैं। सपोज करें अब मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जो असाइनमेंट नंबर 2 है उसका जो है अब फॉर एग्जांपल C5 लिखा हुआ है। ये बात है ना, अगर आप फॉर एग्जांपल आप दूसरा असाइनमेंट या दूसरा क्विज बना रहे हैं, आपने C5 से बनाना है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप जाके C5 चेक करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 सिंथेसिस का सेक्शन देखेंगे। अब सिंथेसिस में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन जब आप बनाने लगेंगे तो क्वेश्चन बनेगा ही आपका बड़ा डिफरेंट, या कंबाइन करना पड़ेगा, कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी। अगर आपको स्कीमा दिए हुए ना डेटाबेस लेवल 2 में, तो स्कीमा डिज़ाइन होता है हमेशा, ये बात है ना, लॉजिकल स्कीमा, व्यू स्कीमा जो होते हैं। इस तरह डेवलप, जनरेट, प्लान या प्रपोज, यानी जब आप क्वेश्चन डालेंगे तो उसके अंदर ये कीवर्ड यूज़ करेंगे। जब आप कीवर्ड ये यूज़ करेंगे तब आप लोग क्वेश्चन बना ही वही पाएंगे जो बेसिकली वो चाहते हैं आप। इसका मतलब है कि C5 में कभी भी आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं दे सकते, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि C1 और C2 में तो आप फिर भी सर्टेन लेवल पे दे सकते हो, नॉलेज में तो आप आसानी से दे सकते हो, लेकिन C3 से ऑनवर्ड जो है ना, आप कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं दे सकोगे।
ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें, आपने फॉर एग्जांपल तीसरा आप देखें तो फिर C5 सिंथेसिस है। इसका मतलब फिर जो आप लोग असाइनमेंट नंबर 3 बनाओगे वो आप जो सैम्पल वर्क्स दिए हुए इनको यूज़ करते हुए बनाओगे। क्वेश्चन आप जो मर्जी दो, लेकिन ये कीवर्ड कहीं ना कहीं इस्तेमाल होने चाहिए। क्या इसके अलावा और कोई कीवर्ड नहीं है? मिलियंस ऑफ कीवर्ड्स और भी मौजूद हैं, आप जाके गूगल पे सर्च करो, आपको पूरा का पूरा PDF मिल जाएगी इसकी। ठीक है। सबसे आसान तरीका ये कि मिसाल के तौर पर जिस तरह डाटाबेस का सब्जेक्ट है, या मैम का भी वो वो पढ़ा रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रही हैं, और हम लोगों ने सोचा कि हम YouTube SEO के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तो आपने जो YouTube SEO में बच्चों को बोला करने के लिए, आप ChatGPT पे डालो और उसको बोलो कि मुझे कन्वर्ट कर दे C5 ब्लूम टैक्सोनॉमी लेवल, वो उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके दे देगा आपको। सिमेंटिक वही रहेगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर ऐसे चेंज कर देगा कि वाकई में आपको लगेगा कि C5 का क्वेश्चन है, C4 का क्वेश्चन। ये चीज़ क्लियर हुई है? अच्छा, उसके बाद कोई एक कोर्स की हम लोग ना एक्सेल शीट ओपन करते हैं। ये हमारी अटेंडेंस शीट है जो आपने प्रिंट करनी होगी अटेंडेंस शीट पे लगाने के लिए। ये मेरा लेक्चर लॉग से, तो लेक्चर इम्प्लीमेंटेशन शीट की बात कर रहा था कि किस दिन आपने क्या पढ़ाया। शीटें आप लोग के साथ शेयर हुई हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है। मोस्टली टीचर इसको एंड पे जो है ना वो लिखते होते हैं, क्योंकि दरमियान में इतना टाइम ही नहीं होता किसी के पास लिखने का। प्रोजेक्ट का आप लोगों को ऑलरेडी पता है। असाइनमेंट पे अगर आप लोग आएंगे, ये असाइनमेंट आप लोगों को की मिसाल के तौर पर असाइनमेंट के क्वेश्चन है। मैं आपको वो शीट दिखाता हूँ जो मैंने अब आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। ये शीट थोड़ी डिफरेंट की थी हम लोगों ने। असाइनमेंट पे आए हैं, जैसे ही आप लोग असाइनमेंट पे आए तो असाइनमेंट के देखो आपको कहीं भी CLO के मार्क्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्क्स असाइनमेंट 1 के ऑटोमेटिकली फैच हो जाते हैं CLO 1 के लिए, असाइनमेंट 2 के CLO 2 के लिए, असाइनमेंट 3 के CLO 3 के लिए। आपको इसमें असाइनमेंट क्विज़ के मार्क्स CLO अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह क्विज़ के अगर आप देखेंगे तो क्विज़ के भी अलग अलग, चूँकि हर CLO का अलग अलग क्विज़ है, तो आपको इसके मार्क्स नहीं अलग लगाने की जरूरत नहीं। जब आप यहाँ पे आप मार्क्स लगाएंगे नॉर्मल 10 में से, वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगे उधर। ठीक है। मसला आपको दो जगहों पे आएगा, एक आएगा आपको मिड टर्म में और एक आपको आएगा एंड टर्म में। इसकी रीज़न ये है कि जो मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर होता है वो नॉर्मली CLO 1 और CLO 2 से ही बनाया जा सकता है। CLO 3 तो हमारा आता ही एंड पे है कंटेंट, और वो तो आपके फाइनल टर्म में आ रहा होता है। आप यहाँ पे 25 में से तो मार्क्स लगाएंगे, लेकिन CLO 1 के जितने नंबर बन रहे हैं वो, और CLO 2 के जो टोटल नंबर बन रहे हैं वो आप यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर फिर वो अलग अलग मार्क्स भी एंटर करेंगे बच्चे के बच्चे के। फॉर एग्जांपल जिशान अगर एक स्टूडेंट है, उसके CLO 1 में कितने नंबर आए हैं और CLO 2 में कितने नंबर आए हैं, 25 में से तो मैंने लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे अलग अलग भी लिखने हैं। अगर टीचर कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, शायद किसी ने CLO 3 भी मिड टर्म से पहले कवर कर दिया हो, ऐसे भी हो सकता है, मेरा कवर हो रहा है, तो उस सूरत के अंदर आप CLO 3 से भी पेपर डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। पर नॉर्मली CLO 1 और CLO 2 से ही होता है। मैम 2 चैप्टर थे डिस्क्रीट के। नहीं, आप बेशक CLO 1 के मार्क्स 5 रख लो, दूसरे के आप जो है ना 20 रख लो। वेटेज वो खुद ब खुद वो कर देता है, कैलकुलेट कर देता है। एंड टर्म में आएंगे तो एंड टर्म में भी आपको कुछ ऐसे ही नज़र आएगा कि 50 में से तो हम मार्क्स लगा रहे हैं, लेकिन CLO 1, CLO 2, CLO 3 के मार्क्स आप अलग अलग भी लगाएंगे। जब आप यहाँ पर अपने मार्क्स मुकम्मल करेंगे तो ये वो फाइनल शीट है जो मैं आपको बता रहा था, असाइनमेंट क्विज़ के मार्क्स हैं। ये आप लोगों को करने वाली नहीं, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है। और ये मतलब अब हमने शीट बना दी, अगली बार के लिए इसको क्वेश्चन वाइज कर देंगे। मतलब पर मैम हम ये रूल बना नहीं ना सकते, हमने एक बार बात की थी इस बारे में। तो ये आपकी जो ये शीट है ना, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। जब आप लोग उसको बनाएंगे ना, आपको इसको खुद कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद आपकी कैलकुलेट करके दे देगा आपको। हाँ डाल सकते हैं। हाँ जी, आप एक मिनट में CLO 1 और CLO 2 दोनों से डाल सकते हैं। नहीं मैम, ये तो आउटलाइन बनाई इस तरह, आउटलाइन वो बनाई इस तरह ही जाती है।
मैम नहीं समझा, क्या कह रही हैं आप? अच्छा सर वो आपकी मर्जी है। मैं तो ये करता हूँ 12.5 मिड टर्म में, 12.5 मिड टर्म में मैं CLO1 से करता हूँ, CLO2 भी 12.5। उस तरह कर ले, ज़्यादा आसान है। ये चीज़ क्लियर होगी आप लोगों को कि CLO की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है। अब लास्ट चीज़ हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, आपका जो ये क्वेश्चन पेपर है मिड टर्म का। आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, यहाँ पर आपने सिर्फ क्लास का सेमेस्टर लिखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी है। यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है, इंस्ट्रक्टर जो टीचर होगा वो अपना नाम लिखेगा। इसके अलावा इस ऊपर वाले पार्ट में आप कोई चीज़ चेंज नहीं करेंगे। नमल में ये रूल है, बेसिकली आपने मिड टर्म में 5 क्वेश्चन डालने होते हैं, ठीक है। आप चाहें तो 5 क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल चॉइसेस डाल सकते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन मैंडेटरी होंगे। इसका मतलब ये है कि हर क्वेश्चन की वेटेज नॉर्मली देखा जाए तो 5-5 नंबरों की होगी, तो 25 नंबर का पेपर बनता है सिर्फ CS और SC का। अगर दूसरे डिपार्टमेंट्स को आप देखेंगे तो वहाँ पर जो बच्चों का पेपर बनता है वो 30 नंबर का बनता है। हमारे यहाँ पे जो नंबर हैं वो 25 में से होते हैं मिड टर्म के, ठीक है। अब कोई टीचर ये कह रहा होगा कि सर मैंने तो 2 क्वेश्चन सोचे हुए थे माइंड में, तो वो ये करे कि एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। एक पार्ट पहले क्वेश्चन में डाल दे, दूसरे क्वेश्चन में दूसरा पार्ट, तीसरे में तीसरा, चौथे में दूसरे का पहला, और 5वें में जो है ना दूसरे का दूसरा पार्ट जो है, इस तरह का। वो आपकी चॉइस है, ठीक है। पर ये कि हम कहते हैं कि 5 क्वेश्चन होने चाहिए, इसकी वेटेज यानी 5-5 नंबर्स की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। अगर चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि पहले क्वेश्चन की वेटेज आप 10 नंबरों की कर दें, दूसरे की 3-3, 4-4 इस तरह कर दें। मैं मरूसा पेपर बना चुकी है ना, असल में मसला ये है। अच्छा ये लैब आप लोग पूछ रहे थे, टोटल 12 लैब्स आप नहीं होता, सिर्फ एक ओपन एंडेड लैब होती है, ठीक है। मतलब टोटल आपने ये लैब का जो आप लोगों का है उसमें लैब 1 वो ये लैब का ज़्यादा टफ है। लैब का आप जिस दिन जो टास्क कराएंगे बच्चे को बोलेंगे वर्ड फाइल में काम करे साथ साथ। जब आपका कोर्स मुकम्मल होगा बच्चे से सॉफ्ट कॉपी लेनी है आपने, फिर मार्क्स लगाने हैं। मैम हार्ड कॉपी नहीं ख़त्म हो गई है, मैंने पूछा था मैं कैंपस ने कहा इतने प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, एक सैंपल के लिए प्रिंट करा लिया करें अगर आपको ज़रूरत होती है तो। सॉफ्ट कॉपी ठीक है ना, हम ड्राइव के ऊपर QR कोड को लगा देंगे उसके ऊपर, जिसने एक्सेस करना होगा स्कैन करेगा ले लेगा। लैब रिपोर्ट की बात करें तो प्रिंट करने की जरूरत नहीं है आपको? नहीं, इधर मेरी बात स्टूडेंट को आपने जो बनानी है, आप लोगों ने जो लैब के लिए शो करवानी है मैनुअल वो तो होगा। वो एक कर लेंगे। पहले स्टूडेंट बड़े इतराज करते थे कि इन्हें हम कैसे करें, कर देंगे। मैं भी ऐसे ही करता हूँ सर। अच्छा ये फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मली लैब 1 जो होती है ना, मैं नॉर्मली लैब 1 जो होती है ना उसके मार्क्स लगाना शुरू करता हूँ 2 वीक्स बाद, क्योंकि अगर मैं पहली लैब के अंदर बच्चों के मार्क्स लगाऊंगा तो ना बच्चों ने पहले कुछ पढ़ा होगा, ना मुझे पता होगा उन्होंने कुछ किया, और ना ही मुझे ये पता होगा कि उन्होंने कुछ इसमें कुछ काम किया हुआ, वीकली रिपोर्ट कुछ दिया या नहीं दिया आपको, ठीक है। लैब जो होगी उसका गवर्नमेंट के लैब के बाद नंबर लगाइए। सर सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप कम अज़ कम, मैं ये करता होता हूँ, मैं मिड टर्म तक वेट करता होता हूँ, ठीक है। रोज़ाना का हमें पता चल जाता है कौन सा बच्चा क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसके बिहार पे हम मार्क्स लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर हम रोज़ाना चेक करना स्टार्ट कर दें तो फिर तो हम लोग पढ़ा ही नहीं सकते। मेरे से नहीं होता सर ये जो लैब है इसको स्कैन कर लें, ये प्रीवियस क्लास जिसमें शेयर रियल टाइम एग्जांपल आया, ये क्या चीज़ है, ये क्या है? ये शीट आप लोगों को दी हुई है ना, इसमें हाँ इसमें एक क्वेश्चन ये है कि आप बच्चे से पूछेंगे कल मैंने क्या पढ़ाया या कुछ इस तरीके का, आपको पता होना चाहिए कि बच्चे का एग्जिस्टिंग नॉलेज कितना है। दूसरे नंबर पे है कि प्रोजेक्ट राइटिंग, ये रिक्वायरमेंट है। हाँ ये तो उन्होंने मेन कैंपस ने दिया हुआ हम लोगों को। ठीक है मैडम ये भी अब्बासेन नहीं है, अब्बासेन का बताएं वहाँ पे क्या सिस्टम होता है। हाँ फिलहाल यही है। सब लैब का एक अच्छा ये तो पूछा था ना प्रोजेक्ट। अच्छा सेम ही है ना, आप नाम चेंज कर दो ऊपर से।
हाँ तो ऐसे ही कर दे, मैं भी ऐसे ही करता होता हूँ। मेरे पास कौन सा टाइम होता है ज़्यादा वीकली रेगुलर प्लान करने का। वही है। तो ये बेसिकली आपने 12 लैब के मार्क्स लगाने होते हैं। सर रिपोर्ट राइटिंग का बता दें। सर रिपोर्ट राइटिंग कुछ भी नहीं है, जब सेमेस्टर एंड होने लगा होगा ना उस टाइम आप लगा दें कितने बच्चों ने रिपोर्ट लिख के जमा कराई है नहीं वो हर लैब में नहीं लिखाना, मतलब पिछली लैब में पास या और बोर्ड क्वेश्चन अगले में चेक कराएगा, फिर वो 1 लिखने को उसको मिलेगा। अगर वो साथ साथ बनेंगे रिपोर्ट आखिर में। सर आपकी मर्जी है, अगर आप ये करने पे हैं तो फिर तो आप लैब नहीं करा सकते। अगर आप बोले 50 बच्चों की स्ट्रेंथ है या 30 भी है, इवन 20 है। और सर मेरे पास 50 की स्ट्रेंथ है ना, सीएस की लैब है, चेक करें, मैंने एक बच्चे का चेक करके लगाया। फिर आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, मैं नहीं हूँ इतना। अच्छा तो ये 5 को ज़रब दें बेसिकली 12 के साथ तो 60 नंबर ये बन गए, ठीक है। अब बाकी जो 15 नंबर है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हमारी ओपन एंडेड लैब है 7.5 नंबरों की, सॉरी 8 नंबरों की हमारी ओपन एंडेड लैब बनती है, ठीक है। और इसी तरह एक कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसके भी बेसिकली हमारे पास 7 नंबर होते हैं। ये टोटल बन जाते हैं हमारे 75 नंबर बन जाते हैं। इसमें 1 पॉइंट का कम है, दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ठीक है। 75 नंबर, बाकी कितने बच गए 25 नंबर का हमारा एंटम का पेपर आता होता है मेन कैंपस। मैम आपको मार्क्स ऑन स्पॉट देने होते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि पेपर को टिक मार के कम से कम ये लिखना होता है कि मैंने चेक किया, बच्चा स्टेप्स या कोड लिख के देता है आपको साथ। हाँ जी इसके अंदर वर्ड में यूज होगा, एक्सेल में हाँ। यूज होगा, तो प्रैक्टिकली उसका यूजेज होगा जी उसको अगर टास्क वो तो उसने करना है, वो तो उसने करना है तो मुझे परफॉर्म करेगा उसकी बेस पे होगा ना। जी। मेरे परफॉर्म कहने का मतलब ये कि written form में करना है। रिटर्न की पर यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं एज ए एविडेंस आप कोई 5 चीज़ रखे हैं। हाँ मैं फिर पता क्या करता होता हूँ, मैं बच्चों को कहता होता हूँ कि स्क्रीन, हाँ या लेकिन मैंने लास्ट टाइम ये भी किया था कि मैंने बच्चों को आंसर शीट्स नहीं थी दी, मैंने जो बच्चों को ने परफॉर्म किया था ना डाटा स्ट्रक्चर में, उसका स्क्रीनशॉट लेके ना बच्चों के नाम से सेव करा के अपने पास एज एविडेंस रख लिया था। सर ये कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी प्रॉब्लम बता रहे हैं, सेम वही है सर, सेम वही है। लेकिन इसमें क्या पूछना है ये कब होता है? अब सेमेस्टर में जब मर्जी कर लें, आपकी मर्जी है। इसका मकसद क्या है? जी बताएं। ओपन एंडेड लैब ये होती है कि आप क्लास में सीसीपी क्या है? सीसीपी आप पहले ओपन एंडेड लैब सुन लेंगे। लेकिन उसको पता होना चाहिए कि किस तरह किया है। यूनिट्स बनाए, इंटीग्रेशन यूज की है। होते हैं 18 वीक्स होते हैं ना। मैं पहले लैब को छोड़ के साथ स्टार्ट कर देता होता हूँ मार्किंग करके। ये नहीं एंड पे नहीं होता ये। और ये अनाउंस कर दिया कि आपकी कम्युनिटी को हाँ जी और ये हमारी मतलब 12 लैब्स के अंदर योगी है अलग है, अलग होगी। 14 लैब होगी। टोटल 18 लैब्स होती हैं जी। पहले 2 लैब्स में आप असेसमेंट कर ही नहीं पाते, इसके आपको बच्चे का पता ही नहीं होता कि उसको कितना नॉलेज है। चलिए समझ आ गई सर। और सर ये एक मिनट है कि ऊपर क्यों लिखा हुआ है? ये प्रीवियस क्लास को ऊपर 90 डोमेन भी लिखा हुआ है और प्रोजेक्ट कोड हेडिंग ऊपर है। ये बेसिकली जो रूब्रिक है वो इस तरह डिफाइन है, आप उस चीज़ को छोड़ दें, आपके नीचे मार्किंग करनी है।